नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी देखी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे, लेकिन आज हम थ्योरी नहीं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम क्या है, बुद्धि। और उसी बुद्धि के अंतर्गत हम बात करेंगे टॉप क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत लगातार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का क्या किया, निर्माण किया। ठीक, क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, बुद्धि परीक्षण का। और ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए कहता है कि डेविड वेस्लर, ठीक, वहीं पे ऑप्शन बी कहता है अल्फ्रेड बी ने, और वहीं पे ऑप्शन सी कहता है क्या, स्पीयरमैन, और ऑप्शन डी कहता है क्या, स्टर्नबर्न। तो सोचिए, लेकिन तब तक बात करते हैं एक एक ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या है। ठीक, डेविड वेस्लर के बारे में यदि बात किया जाए तो डेविड वेस्लर ने बुद्धि परीक्षण का क्या किया था, निर्माण किया था, यानी इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया है, और उस बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण। ठीक, वहीं पे अल्फ्रेड बीने के बारे में बात किया जाए तो अल्फ्रेड बीने ने क्या किया था कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बुद्धि परीक्षण, यानी कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, तो किसने किया था, अल्फ्रेड बीने ने। और कब किया है, 1905 में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अल्फ्रेड बीने। वहीं पे अगर बात कर लिया जाए स्पीयरमैन के बारे में, तो स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिया था बुद्धि परीक्षण का, और सिद्धांत क्या था, द्विकारक सिद्धांत। और उसी के साथ साथ इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसको कहा गया क्या, त्रिकारक सिद्धांत। ठीक, वहीं पे स्टर्नबर्न के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने भी क्या दिया है, बुद्धि का सिद्धांत ही दिया है, यानी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था पूछ रहा है, कौन सी हो सकती है। और आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए क्या देख रहा है, शल्य चिकित्सक, जिसको हम इंग्लिश में हम सर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि शल्य चिकित्सक शब्द बहुत टफ लगता है सुनने में। ठीक है, तो सर्जन आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं इसको। वहीं पे ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, कवि, और वहीं पे ऑप्शन सी दिया है क्या, वाचक, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, राजनीतिक नेता। ठीक, यह बुद्धि के अंतर्गत ही सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि बात करेंगे यदि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि प्रारंभ उन्होंने बताया कि 7 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक, और उन्होंने 1998 में एक प्रकार की और बुद्धि जोड़ी और कहा कि वह जो अगली बुद्धि है उसको हम कहते क्या है, प्रकृतिवादी बुद्धि। और 2000 में उन्होंने एक और बुद्धि को कनेक्ट किया और कहा क्या कि उसे हम कहते क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी कि प्रारंभ में कितनी बुद्धि, 7, और वहीं पे 1998 में प्रकृतिवाद यानी कि 8, और 2000 में कितना, अस्तित्ववादी यानी कि 9। यानी कि वर्तमान समय में हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की संख्या कितनी है, 9 है। और इन 9 में से एक बुद्धि उन्होंने बताई, कौन सी, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि को समझना होगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर क्या करेंगे, दे पाएंगे। क्योंकि शारीरिक गतिक बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा क्या कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक क्रियाओं पे ये क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। ठीक, और उस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप वो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। अब अगर बात करें कि शल्य चिकित्सक की, जिसको कि सर्जन कहते हैं, सपोज दैट अगर सर्जन ने उठाया क्या, कैंची और सीजर, लगा उसका हाथ कांप रहा है, उसने पूरा पेट ही फाड़ दिया, तो उसका शारीरिक नियंत्रण होगा क्या, नहीं होगा ना। तो यानी कि शल्य चिकित्सक पर नियंत्रित होता है, और इस वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक, जिसको हम कहते क्या है, सर्जन कहते हैं। वहीं पे कवि के बारे में बात करें तो कवि तो भावनाओं में बहता जाता है, किसी भी तरीके का कोई भी नियंत्रण उसके शरीर पर नहीं देखने को मिलता है। वाचक के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, और राजनेताओं की तो बात ही अलग है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शल्य चिकित्सक। तो चलिए देखते हैं कि
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन से। आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। ठीक, चूंकि चैप्टर किसका चल रहा है, बुद्धि का चल रहा है, तो आई होप आप सभी लोगों को बड़े ही क्लियरली तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, निश्चित तौर पे बुद्धि ही होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाटिया बैटरी के बारे में। इन्होंने जो परीक्षण दिया था वो 1953 में दिया था। कब दिया था, 1953 में दिया था। और इस परीक्षण को हम 5 सेल बैटरी बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्या रहा है, तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, तरल एवं क्रिस्टलीय प्रतिमान के कौन है, प्रतिपादन कौन है। और दिया है ऑप्शन नंबर ए में क्या, कैटल, ऑप्शन नंबर बी थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी बर्नर और ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका स्किनर। अगर स्किनर के बारे में बात की जाए तो इन्होंने दिया क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, वहीं पे बर्नर के बारे में बात किया जाए तो बर्नर ने दिया है बुद्धि का ही सिद्धांत, लेकिन बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत दिया है। वहीं पे थार्नडाइक ने दिया है बहुत तत्वों का सिद्धांत और वहीं पे कैटल ने दिया था क्या, तरल एवं क्रिस्टलीय का सिद्धांत। अब तरल के एवं क्रिस्टलीय सिद्धांत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। अगर जरूरी नहीं है कि यही पूछे, अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है तरल एवं ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन होगा, कैटल। और वहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि तरल एवं मोजेक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो कौन होगा, कैटल। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और देखते हैं 5वां क्वेश्चन की 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहा है, बुद्धि समावेशन करती है। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, क्योंकि बुद्धि के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कि बुद्धि इधर भी काम करती है, उधर भी काम करती है, उधर भी काम करती है। क्योंकि ज़्यादातर हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं क्या है बुद्धि में, कि बुद्धि बहुआयामी प्रक्रिया है। तो बहुआयामी के कॉन्सेप्ट में हम सोचते हैं कि हर तरीके की समस्या का वो समाधान कर लेती है और एक टाइम पे ही कर लेती है। लेकिन ऐसा हमारा सोचना क्या है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बुद्धि एक समय पे एक ही समस्या का समाधान कर सकती है। अब देखिए, अगर यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि बुद्धि समावेशन करती के कॉन्सेप्ट में कैसा चिंतन है, अपसारी चिंतन है। ठीक, वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अभिसारी चिंतन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है समालोचित चिंतन है। और वहीं पे लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विचारशील चिंतन है। ठीक, अब देखिए, अभी जस्ट बात हुई कि बुद्धि बहुआयामी जरूर है, लेकिन वह एक समय में एक ही समस्या का क्या करती है, समाधान करती है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अपसारी चिंतन, ठीक, जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि किसी भी समस्या का सिर्फ एक समाधान ना होना, बल्कि उसकी क्या, बहुत सारे समाधान होना। तो यह तो नहीं हो सकता, बुद्धि समावेशन के अंतर्गत नहीं हो सकता ना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। वहीं पे दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, अभिसारी चिंतन, जिसको हम कह सकते हैं क्या, इन द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि एक समस्या का क्या, केवल एक ही समाधान, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बुद्धि समावेशन के अंतर्गत क्या कॉन्सेप्ट है, अभिसारी चिंतन। वहीं पे बात कर लिया जाए यदि अपसारी चिंतन के अंतर्गत, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अपसारी चिंतन में किस तरीके के बालकों को सम्मिलित किया जाता है, तो सृजनात्मक बालक इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पे जो अभिसारी चिंतन है उसमें प्रगतिशील बालकों को सम्मिलित किया जाता है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगले क्वेश्चन से और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, 6वें नंबर क्वेश्चन के बारे में यदि बात किया जाए तो देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है क्या कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है।
ठीक है। किसके कारक के बारे में बोला है? जी कारक के बारे में पूछा है। किसके अंतर्गत? बुद्धि के अंतर्गत स्पीयरमैन के। ठीक, स्पीयरमैन जी के बारे में बात किया जाए तो स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत के बारे में बात की है। और द्विकारक के अंतर्गत उन्होंने कहा क्या कि दो तरीके के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पहला तत्व होता है उसको हम कहते हैं क्या है? सामान्य कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य कारक, जिसको हम डिनाइट करते हैं किससे? जी से। ठीक, वहीं पे जो दूसरा कारक उन्होंने बताया उसको उन्होंने कहा कि उसको हम कहते क्या है? विशिष्ट कारक, जिसको हम डिनाइट करते हैं किससे? यस से। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है कि जी, और जी में सीधे सीधे दिख रहा है क्या? सामान्य कारक। तो आई थिंक आपको आंसर बिल्कुल ही कंफर्म हो गया होगा कि आंसर क्या होगा? सामान्य बुद्धि होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कहता है कि टर्मन के अनुसार 90 से लेके 110 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, यानी कि बुद्धि लब्धि को मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न एक वर्गीकरण यानी कि एक टेबल तैयार किया बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को लेके। और वहीं पे बात किसकी करनी है? टर्मन के अनुसार करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है? 90 से 110 का। तो टर्मन ने कहा क्या कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम क्या कहते हैं? सामान्य बालक कहते हैं। इसी के साथ अगर बात किया जाए टर्मन के वर्गीकरण को, तो अगली जब बुद्धि का चैप्टर यानी कि थियरी जब लेके आएंगे तो उस क्लास में टर्मन के वर्गीकरण को पूरा विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? सामान्य बुद्धि। किसके आधार पे? टर्मन के आधार पे। कितनी बुद्धि लब्धि के आधार पे? 90 से 110 बुद्धि लब्धि के आधार पे। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्या? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? ध्यान से सुनिएगा, पूछ क्या रहा है कि भारत में, ना कि ये पूछ रहा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। ठीक है, बात कर रहा है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय जाता है C.H. राइस महोदय को। किसको जाता है? C.H. राइस महोदय को। और इन्होंने कब किया था? 1922 में किया था, यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? 1922। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक क्या है? विधि है। यह कथन किसका है? तो वाकई में बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम क्या करते हैं? समस्त कार्यों को संपादित करते हैं। लेकिन इस बात को कहा किसने? यह पूछा है इस प्रश्न के अंतर्गत। तो इस बात को कहा किसने? महान मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी। और मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेके। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि बुद्धि का आणविक या बालू का टीला का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? बुद्धि के अंतर्गत आणविक या बालू के टीला नामक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है क्या? अल्फ्रेड बिने। और अल्फ्रेड बिने ने दिया था क्या? एक तत्व का सिद्धांत। वहीं पे बात करें दूसरे ऑप्शन के बारे में, तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था सिद्धांत कौन सा? बहु तत्व का या फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत। वहीं पे स्पीयरमैन ने दिया क्या था? द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत। अब बचे कौन से? थार्नडाइक महोदय, यानी कि थार्नडाइक महोदय ने कहा क्या कि आणविक या बालू टीला का सिद्धांत। देख लेते हैं कि क्यों कहा इन्होंने। क्योंकि थार्नडाइक का जो सिद्धांत है बुद्धि से संबंधित, तो उसको हम कहते क्या है? बहुतत्व का सिद्धांत। और थार्नडाइक महोदय कहना क्या चाहते थे और मानते क्या थे कि बुद्धि किसी एक या दो तत्वों पर आधारित नहीं है, बल्कि बुद्धि बहुत सारे असंख्य तत्वों पर आधारित है। यानी कि बहुत सारी असंख्य चीजें मिलकर क्या करती है? बुद्धि का निर्माण करती है। और इसी असंख्य चीजों को उन्होंने कहा क्या? अणु कहा। और इसी वजह से कह दिया कि इसे हम कहते हैं क्या है? आणविक कहते हैं। अब जब बहुत सारी चीजें हैं जस्ट लाइक बालू, अगर बालू को आप देखें तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी ढेर सारी चीजें देखने को मिलती है। और इसी वजह से इन्होंने कह दिया क्या? बालू का टीला। और इसका राइट आंसर क्या हुआ? यानी थार्नडाइक महोदय। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया?
इस तरीके से अगर बात की जाए बुद्धि चैप्टर के बारे में तो बहुत सारे शब्दों का हिस्ट्री देखने को मिलता है, यानी कि बुद्धि परीक्षण में संशोधन, मानसिक परीक्षण, मानसिक आयु, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बुद्धि चैप्टर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब सवाल क्या है कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया, और ऑप्शन आपके सामने 4 दिख रहे हैं, जिसमें पहला क्या लिखा हुआ है, स्टर्न, वहीं पे दूसरा क्या लिखा हुआ है, बी ने, तीसरा है साइमन और चौथा क्या, गाल्टर। ठीक, तो देखते हैं कि मानसिक आयु के संदर्भ में जो नाम आता है वो बी ने महोदय का आता है। इन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग कब किया था, 1908 में किया था। किसने, बीने ने। और इसी के साथ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति स्वयं के संवेग, स्वयं की क्षमताओं या स्वयं के सारे कॉन्सेप्ट को नियंत्रित कर रहा, मतलब खुद से क्या कर रहा है, अपनी क्षमताओं में विभिन्नता करने के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, उसके को कहा गया कि क्या कहा जाता है। दिया हुआ क्या है, वैयक्तिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन दिया अंतः वैयक्तिक बुद्धि, वहीं पे ऑप्शन सी दिया हुआ है क्या, भाषाई बुद्धि, और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्थानिक बुद्धि। अगर बात कर लीजिए हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत, तो उन्होंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, हमने बताया था कि उन्होंने प्रारंभ में 7 प्रकार बताया और 1998 में एक उन्होंने कनेक्ट किया और 2000 में एक और कनेक्ट किया बुद्धि, और इस तरीके से वर्तमान समय में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बहुबुद्धि सिद्धांत को कितने वर्गों में डिवाइड किया, 9 भागों में डिवाइड किया, जिसमें कि उन्होंने लिया क्या, किस किस बुद्धि को, भाषाई बुद्धि भी लिया, स्थानिक बुद्धि भी लिया और अंतः वैयक्तिक बुद्धि के बारे में भी उन्होंने बात की। इसी के साथ साथ एक और बुद्धि उन्होंने अपने इस बहुबुद्धि सिद्धांत में कनेक्ट किया था, जो कि क्या था, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। अब बात कर लेनी है कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि क्या है और वहीं पे अंतरा वैयक्तिक बुद्धि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमसे यही पूछ रहा है ना, तो समझ लेते हैं। अगर बात करें अंतः की, तो अंतः को हम कहते हैं क्या है, इंट्रापर्सनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रापर्सन, और वहीं पे अंतरा को हम कहते हैं इंटरपर्सन। ठीक, अब कहा गया कि अंतः के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं में, स्वयं की भावनाओं में या स्वयं के संवेगों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, या फिर उसकी क्षमताओं को, विभिन्नताओं को समझने लगता है। और वहीं पे अंतरा में कहा गया क्या, कि 2 व्यक्तियों के मध्य अंतर को समझने लगता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वयं की भावनाओं, यानी कि बल किस पे दिया है, स्वयं की, तो निश्चित तौर पे आंसर आपका राइट क्या होगा, ऑप्शन बी, और वो क्या है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ठीक, तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा, और इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन को लेके। ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन, और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश दिया हुआ में भी उच्च होंगे। यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि, जिसका मनोवैज्ञानिकों ने जब वर्गीकरण किया बुद्धि लब्धि के बारे में, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 140 तक के बारे में बात की, कहा कि ऐसे बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। वहीं पे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 120 का भी समर्थन किया और कहा क्या कि 120 वाले बुद्धि लब्धि बालक को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, सृजनशील, वहीं पे ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, विश्लेषण करने, ऑप्शन नंबर सी दिया है अध्ययन, और वहीं पे ऑप्शन नंबर डी दिया है अच्छे अंक प्राप्त करने। अब अगर एक एक करके बात किया जाए तो बात करते हैं ऑप्शन डी से ही। कहा है कि अच्छे अंक प्राप्त करने में तो जरूरी तो नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि 120 या 140 है वो अच्छा अंक ही हमेशा प्राप्त करेगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक, वहीं पे अध्ययनशीलता के बारे में भी बात किया है, तो प्रतिभाशाली बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 140 या 120 बताया विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने। अगर उनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो कुछ बालक ऐसे भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल भी अध्ययनशील नहीं होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, विश्लेषण करने। अब जरूरी नहीं है कि जो महान हो बुद्धि से या फिर जो बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हो हर बार में हर चीज को क्या करे, अलग अलग कर सके, ये भी जरूरी नहीं है। तो वहीं पे दिया है क्या, सृजनशीलता का एक ऑप्शन, और इसका राइट आंसर होगा क्या, सृजनशीलता ही, क्योंकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में सृजनशीलता भी क्या होगी, उच्च होगी। करेक्ट।
मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए। अब अगर बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करें तो बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत दो महान मनोवैज्ञानिकों के डिवीजन के बारे में, टाइप्स के बारे में पूछता है। पहला क्या, थार्नडाइक महोदय के खुद एक और महान मनोवैज्ञानिक है गैरेट महोदय, इनके भी टाइप्स के बारे में कई बार आपकी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए अगर थार्नडाइक के बारे में बात करें तो थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के मुख्यतः 3 प्रकार बताए। गैरेट ने भी बुद्धि के 3 प्रकार ही बताए, लेकिन नाम उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। कॉन्सेप्ट एक है, मीनिंग एक है, बट नाम में थोड़ा सा अंतर किया। तो पहले वही बात कर लेते। थार्नडाइक के आधार पर यदि बात किया जाए तो थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3। वहीं पे गैरेट ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3। ठीक, अब थार्नडाइक के आधार पर यदि बात किया जाए तो थार्नडाइक ने क्या कहा कि जो पहला बुद्धि होता है उसको हम कहते हैं यांत्रिक, या फिर इसी को उन्होंने कहा कि स्थूल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसी को कह सकते हैं क्या, मूर्त बुद्धि, यानी कि पहला बुद्धि उन्होंने ये बताया। ठीक, वहीं पे दूसरी जो बुद्धि बताया उन्होंने बताया क्या कि अमूर्त बुद्धि होती है, और तीसरी बुद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि जो तीसरी बुद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धि। किसके बारे में बात कर रहे हैं, थार्नडाइक महोदय के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यांत्रिक या फिर स्थूल या फिर मूर्त बुद्धि, वहीं पे दूसरी बुद्धि अमूर्त और तीसरी बुद्धि क्या, सामाजिक बुद्धि। अगर गैरेट के बारे में बात किया जाए तो गैरेट ने यांत्रिक और स्थूल का कॉन्सेप्ट ना देते हुए डायरेक्ट कह दिया क्या कि मूर्त बुद्धि, और उन्होंने लास्ट यानी कि सेकंड में अमूर्त ही लिया और तीसरे में उन्होंने लिया क्या, सामाजिक ही लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो बड़ा ही सिंपल सा है कि थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण का उदाहरण है। रेवन का ये जो परीक्षण है वो बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत दिया और उसका उदाहरण पूछ रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका क्या, मौखिक बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन बी दिया है संस्कृति बुद्धि लब्धांक, मुक्त बुद्धि लब्धांक, और वहीं पे ऑप्शन सी क्या दिया है, व्यक्तित्व, और लास्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी दिया क्या है, असमूह बुद्धि लब्धांक। लेकिन इसका आंसर हम नहीं देंगे बल्कि देंगे कौन, आप लोग। और जाएंगे कहाँ इसका आंसर देने के लिए, आप लोग बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर के पोर्टल पे, और करेंगे क्या, वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन के यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को टैग करके करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी सही है, और जल्दी से हमें वहाँ पे जाके कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले पार्ट 2 के अंतर्गत बुद्धि के ही क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।